जी चैप्टर 13 हम डिस्कस कर रहे थे, इनफैक्ट कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो आज हम कवर करेंगे और इसे वाइंड अप कर देंगे। 3 टॉपिक थे इसके अंदर, एक ISA 570 गोइंग कंसर्न, ISA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ISA 560 सब्सीक्वेंट इवेंट। ISA 560 सब्सीक्वेंट इवेंट। और सब्सिक्वेंट इवेंट की हमने क्या बात की थी कि पर ISA 560 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट, और कोई 3 डिफरेंट पीरियड से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या थे वो पीरियड के? पहला पीरियड है हमारे पास बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक का पीरियड, जिसे हमने नाम दिया था क्या? पीरियड 1 का। फिर दूसरा पीरियड था हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट इशू होने तक का पीरियड, जिसे हमने नाम दिया था पीरियड 2 का। और एक पीरियड 3 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से बाद का पीरियड। तीनों से रिलेटेड ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने डिस्कस की कि पीरियड 1 में ईयर एंड से लेकर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक ऑडिटर एक्टिव होता है, एक्टिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है। क्या ख्याल है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है? कुछ 4-5 अगर एग्जामिनर कह देते हम लिख सकते हैं। कैश रिसीट्स के थ्रू डेटर्स की कंफर्मेशन कर रहा है, कंफर्मिंग पेएबल बैलेंसेस थ्रू कैश पेमेंट्स। क्या ख्याल है? और क्या कर रहा है? ऑब्टेनिंग रिटर्न प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, और कट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न को चेक कर रहा है कि करेक्ट पीरियड में एडजस्ट हो रही या नहीं हो रही। पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट्स को चेक कर रहा है कि एडजस्टिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या नहीं। और अगर यहाँ पे ऑडिटर के नॉलेज में आती है कोई मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ऑडिटर को डिस्कस करना है विद मैनेजमेंट टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफ मैनेजमेंट डू नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट शुड बी क्वालिफाइड। ठीक हो गया। पीरियड 2, ऑडिट वर्क हैज़ कंप्लीटेड, audit report has been signed but not issued. तो auditor is no more active, passive. क्या ख्याल है? लेकिन अगर कोई सर्कमस्टांसिस से नॉलेज में आती है मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद, तो रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट को टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमें कुछ एडिशनल रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्या करना है? साइन करनी है न्यू ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इफ मैनेजमेंट डू नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम मैनेजमेंट को फिर क्या कहेंगे? डू नॉट इशू आर ऑडिट रिपोर्ट, मीन हम अपनी रिपोर्ट से विड्रॉ करेंगे और कंसीडर स्पीकिंग ऑफ मैटर टू शेयर होल्डर एट AGM वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी इशूड। ठीक हो गया। पीरियड 3, ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ इशू हो चुका है, तो उसके बाद भी ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर नॉलेज में आती है मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहाँ पे? यहाँ पे इशू होने के बाद। सो हमें क्या करना है? रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इशू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द डिस्क्लोजर एक्सप्लेनिंग रीजन फॉर द रिवीजन, और हमें भी साइन करनी है अब न्यू रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट विद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ टू हाईलाइट दैट डिस्क्लोजर। एंड इफ मैनेजमेंट डू नॉट रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शुड obtain legal advice and consider speaking of matter to shareholder through any way। ठीक हो गया। मीन सब्सिक्वेंट इवेंट का जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करना है आपने ये बना लेना है, ताकि आपको पता चले कि इशू यहाँ पे है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। तो ये जो हमारे बैक माइंड पे नॉलेज है, इसके अकॉर्डिंगली फिर हम आंसर दे सकेंगे। सो पास्ट पेपर में अगर हम आए, चैप्टर 13 के जो पास्ट पेपर हम कवर कर रहे थे,
चैप्टर 13 के हम कुछ पास पेपर्स कवर कर रहे थे। सो ऑटम 21 का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। स्प्रिंग 21 के हमने कवर कर लिए थे दोनों क्वेश्चन। ऐसे है क्वेश्चन नंबर 6 स्प्रिंग 21 का नहीं किया जी। चलिए जी, स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन नंबर 6 फॉर 8 + 10 18 गुड मार्क्स। दो रिक्वायरमेंट है, एक पार्ट ए है स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म बाय योर ऑडिट टीम। मीन ऑडिट प्रोसीजर्स आपने बताने हैं, क्या परफॉर्म करने हैं। एंड पार्ट बी डिस्कस विद रीज़न द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। और पार्ट बी में आपने ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशंस बतानी है, मीन ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट बताने हैं। सो दो मैटर्स हैं, दोनों को सेपरेट डील करेंगे आप। So you are a partner in a firm of chartered accountants. Following independent matters are under your consideration. Number 1, the draft financial statements of Alrond Pakistan EPL for the year ended 31st January 2021 include inventory of rupees 26 million that was purchased on 1st January 2021. ईयर एंड बताया उसने क्वेश्चन में कहीं पे 31st नहीं, ईयर एंड है ये, ईयर एंड ये ओके। सो 31st जनवरी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 26 मिलियन की इन्वेंट्री आ रही है। फॉर फुलफिलिंग अ लार्ज स्पेशलाइज्ड ऑर्डर ऑफ अ फॉरेन कस्टमर, किसी फॉरेन कस्टमर के लिए, due to sudden imposition of import restriction in the foreign country, the customer cancelled the order on 28th January 2021. कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया 28 जनवरी को। एंड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो दैट EPL's प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ रुपीज़ $130 मिलियन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है $130 मिलियन का। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है किस पीरियड की बात हो रही है, शायद इसी पीरियड की बात हो रही है। क्यों, ये रेंट के ठीक 28 डेज़ बाद। दिस मीन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट शोर्ट साइन नहीं हुई, मीन ऑडिटर एक्टिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। 31 जनवरी 2021 ईयर एंड है। कैंसिलेशन कब हुई है हमारे पास 28 जनवरी का, मीन ये तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ठीक हो गया। सो दिस मीन अगर कैंसिलेशन हो गई है तो वो जो इन्वेंट्री अगर इसी स्पेसिफिक कस्टमर से रिलेटेड है तो शायद उसकी NRV जो है वो या तो नील हो गई है, अगर कोई और कस्टमर नहीं है उसका, अगर कोई स्पेशलाइज्ड, उसने बात भी की स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री इसी से रिलेटेड है, क्या कह रहा है। हाँ, अगर कोई अल्टरनेटिव कस्टमर है या अल्टरनेटिव यूजर है तो फिर बैलेंस रीस्टेट होना चाहिए टू दैट वैल्यू। हाँ, तो क्या करना है अब हमें मैनेजमेंट से प्रोसीजर्स एक तो मैनेजमेंट से हमें डिस्कस करना होगा द लाइकलीहुड ऑफ सेल रिलेटिंग टू दिस इन्वेंट्री इफ़ एनी, कि कोई चांस है इसके कहीं पे सेल होने का, क्या ख्याल है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि वाकई ही इन्वेंट्री 26 मिलियन की ही है, ये इससे ज़्यादा इससे कम नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे। inspection of inventory record to verify 26 million rupees inventory is associated to that customer। कहाँ से पता चला कि अब ये इन्वेंट्री जो है वो नहीं बिकेगी, कोई कस्टमर की तरफ से कोई आया है कॉरस्पॉन्डेंस, कस्टमर की तरफ से कोई कॉरस्पॉन्डेंस आई है तो हम इंस्पेक्शन करेंगे कस्टमर कॉरस्पॉन्डेंस को टू वेरीफाई दैट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर हैज़ बीन कैंसल्ड, मीन ये भी कंफर्म करेंगे वाकई कैंसिल हो चुका है, क्या ख्याल है। और हम क्या करेंगे, डिस्कस विद मैनेजमेंट या रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू दिस इन्वेंट्री बैलेंस। और की बात बस ही में हमें 4 प्रोसीजर काफ़ी हैं। साथ आप आगे हमने क्या लिखना है, ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन लिखनी है। तो ऑडिट रिपोर्ट पे अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करें कि इफ़ मैनेजमेंट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू दिस इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की मटीरियलिटी चेक की जा सकती है। 130 मिलियन प्रॉफिट के साथ 26 मिलियन को देखें तो शायद मोर देन 5% मटीरियल भी है। सो इफ मैनेजमेंट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन आवर ऑडिट ओपिनियन शुड बी अनक्वालिफाइड, and if management do not adjust the financial statement
then audit report should be qualified with except for because the matter is this percent of profit and hence material, and the reason for qualifying the audit report should be mentioned in the basis for opinion paragraph. क्या ख्याल है? कोई और इस मैटर से कोई बात तो नहीं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कहीं आनी? 26 मिलियन का अगर लॉस है तो माइट भी ये कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट कर सकता है. क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? एंड इफ़ इट अफेक्ट गोइंग कंसर्न of the business, then per IAS 1 it should be disclosed in the financial statement, and if management provide appropriate disclosure in the financial statement, then auditor should include material uncertainty relating to going concern paragraph in the audit report. ठीक हो गया? बातें हो सकती हैं. दूसरे इशू में जाएं. During the audit of Stellar Limited SL, the management informed the audit team that its largest customer, Ather Limited EL, has recently notified that it will not renew its contract with SL. तो SL की मैनेजमेंट को उसके एक कस्टमर EL ने इन्फॉर्म किया कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू नहीं करेंगे, और लार्जेस्ट कस्टमर भी हमका, which is due to expire on 30th June 2021. Sale from EL constitute 70% of the total revenue. अच्छा खासा बड़ा कस्टमर है. The management has further informed that they are in a negotiation with EL and are hopeful to retain the customer, कि हम कस्टमर को रिटेन कर लेंगे, होपफुल हैं. तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें, क्यों नज़र आ रहा है कि एक मेजर कस्टमर है, अगर ये छोड़ के जाता है तो शायद कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी. क्या ख्याल है? गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगी कंपनी की, तो उस सूरत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट रिक्वायर होंगी, आइदर ऑन ब्रेकअप बेसिस या मटीरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोजर. प्रोसीजर क्या होंगे कि हम कस्टमर कॉरस्पॉन्डेंस विद द कंपनी जो है उसे इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कस्टमर जो है वो रिन्यू, क्या देखेंगे, वेदर एनी चांसेस ऑफ रिन्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बोर्ड मिनट्स को भी देखा जा सकता है इसमें, रिव्यू बोर्ड मिनट्स टू इंश्योर हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड डिस्कसिंग इट या अकाउंटिंग फॉर इट टू सी इफ रीजनेबल. मैनेजमेंट से डिस्कस भी किया जा सकता है. क्या ख्याल है? डिस्कस विद मैनेजमेंट द लाइकलीहुड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, द लाइकलीहुड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल. और क्या किया जा सकता है? और क्या किया जा सकता है? कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो सकती हैं कंपनी की, कोई कस्टमर और हो सकता है, या कोई सर्वाइवल का चांस कहाँ से पता चलेगा? गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है शायद. गोइंग कंसर्न के हमने प्रोसीजर पढ़े हुए थे. क्या? इन्वेस्टिगेट कैश एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 12 months. Investigate latest management account to see any chance of recovery या survival in future. क्या ख्याल है? फिर inspection of latest customer order book to verify any chance of recovery in future. तो साथ ये बातें मिल कर देंगे. इनफैक्ट बोर्ड मिनट जो हमने लिखा है वो भी यहीं से लिखा है, जो हमने कस्टमर कॉरस्पॉन्डेंस देखा है वो भी हमने यहीं से देखा है. तो क्या कह रहा है? तो गोइंग कंसर्न वाले प्रोसीजर आएंगे यहाँ पे. मेनली ये शायद आइए से 560 का नहीं 570 का क्वेश्चन है. 560 का नहीं 570 का क्वेश्चन है. अब ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन आ जाते हैं कि इफ़ मैनेजमेंट हैव सेटिस्फाइड द ऑडिटर regarding a renewal of contract, then financial statements should be prepared on going concern basis, and in that case auditor should issue unmodified opinion. क्या ख्याल है? And if management unable to satisfy the auditor regarding renewal of contract, then financial statements should be prepared on alternate basis if company is not going concern, or there should be material uncertainty paragraph in the financial statement. क्या कह रहा है? And if auditor have concluded
that material uncertainty paragraph required and management provided in the financial statement, then audit opinion should be unqualified. But audit report should include material uncertainty relating to going concern paragraph to highlight that disclosure in the financial statement. क्या ख्याल है? And if auditor concluded that financial statement should be prepared on alternate basis because there is serious going concern issue and management have prepared financial statements on going concern basis, then audit report should be qualified with adverse opinion. क्या ख्याल है? बातें की जा सकती है. मीन गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर आएंगे और गोइंग कंसर्न के रिपोर्टिंग इफेक्ट आ गए यहाँ पे, जिससे प्रीवियस ऑटम 20 हम कवर कर चुके हैं. ऑटम 20 कवर करना अभी हमने. चलें जी ऑटम 20 में आइएगा. ऑटम 20 में कोई 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑटम 20 में टेस्ट किया गया. इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस इवैल्यूएट द नीड फॉर अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सजेस्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स इफ एनी विच द ऑडिटर वुड नीड टू परफॉर्म. इन आपने देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, और साथ आपने ऑडिट प्रोसीजर्स भी बताने हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा. कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन. नंबर 1, Spurs Limited issue its financial statement on 15 September 2020 for the year ended 30th June 2020. तो year ended 30th June है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने जा रहे हैं कब? 15 सितंबर को. ऑन 22 सितंबर बिफोर इशू या आफ्टर इशू? आफ्टर इशू. Your audit team came to know that a major debtor has filed bankruptcy due to destruction of its production facility in a terrorist attack on 20th August 2020. So year end है हमारे पास 30th जून. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इशू होने जा रही हैं. इशू होने जा रही हैं, क्या ख्याल है? 15 सितंबर को. दिस मीन ऑडिट रिपोर्ट साइन इससे पहले ही हुई होगी या इसी डेट पे हुई होगी. ओके. ऑन 22 September 2020 योर ऑडिट टीम केम टू नो दैट अ मेजर डेटर हैज़ फाइल्ड बैंक्रप्सी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अ टेररिस्ट अटैक ऑन 20th August 2020. तो यहाँ पे आके आपको पता चला 22 सितंबर को कि एक डेटर जो है वो बैंक्रप्ट हो गया है. कैसे बैंक्रप्ट हो गया है? कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शायद इन्वॉल्व था. कब इन्वॉल्व था? कोई 20th अगस्त को जो है वो इन्वॉल्व था. मीन वहाँ से कोई डेटर बैलेंस जो बैलेंस शीट में शायद लिखा है वो रिकवर नहीं होना, यही नज़र आ रहा है. yes, तो क्या पर IAS 10 ये कोई पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनता है? एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनता है? एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो हमने यहाँ पे देखने हैं, या ज़्यादा भी एक्सटेंड किया तो चलो यहाँ तक देख लेंगे. क्या ख्याल है? ये तो इशू होने के बाद की बात आ रही है 22 सितंबर को. 22 सितंबर को एक तो ऑडिटर भी एक्टिव नहीं, पैसिव है, और दूसरा ये पर IAS 10 कोई एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी नहीं बनता कि हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि वो क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज़ करें, क्यों यहाँ पे तो हमने रिवीजन रिक्वायर करना होती है. क्या ख्याल है? कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं थी वहाँ पे? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में वो कब इन्वॉल्व था? 20th अगस्त 2020 को मीन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था या उसमें कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है? हुआ था जिसकी वजह से जो है वो बैंक्रप्ट हुआ. तो कहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था? यहाँ पे कहीं पे. तो अगर टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हुआ था दिस मीन मैनेजमेंट को तो फिर पता चल गया था कि ये डाटा रिकवर नहीं होना. क्या ख्याल है? तो प्रोविजन तो शायद यहीं पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जो अगर रिकॉर्डेड नहीं हुई दिस मीन हमें भी तब इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम मैनेजमेंट को कह सकते कि ये चीज़ रीस्टेट होनी चाहिए. अब जाके इन्फॉर्मेशन मिली कि रीस्टेट होनी चाहिए. दिस मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले पता चल गया था कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो प्रोविजन तो तभी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं की. दिस मीन मिस स्टेटमेंट है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. कि उस मैटर का नॉलेज मैनेजमेंट को तो यहाँ पर पता चल गया था.
तो उन्होंने प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट करनी थी, लेकिन इस डेट से पहले उन्होंने नहीं की। दिस मीन जानबूझ के शायद रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू की। तब हमारे नॉलेज में आ गई तो हमें क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को टू इशू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? और हमें क्या करना है, कुछ एडिशनल रिव्यू प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने हैं रिगार्डिंग दिस मैटर। एक डिस्कस करने वाला प्रोसीजर हो गया, एक एडिशनल रिव्यू प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने हैं, और हमें कोई कॉरस्पॉन्डेंस विद कस्टमर है तो वो भी देखना है कि एनी चांस ऑफ रिकवरी तो नहीं है। क्या ख्याल है? और हमें क्या करना है, मैनेजमेंट को कहना है कि रिवाइज़ करें, और हम भी क्या करेंगे, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट विद फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इशू करेंगे। उसने कोई रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन पूछी है आपसे, evaluate the above situation, evaluate the need for amendment in the financial statement and suggest the audit procedure if any which the auditor would need to be performed। तो ऑडिट रिपोर्ट उसने नहीं पूछी, तो बस हम इतना ही बात कर देंगे कि ये करना चाहिए, हमें मैनेजमेंट से जो रिक्वेस्ट करनी है और हमने क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक हो गया? चलिए आगे। पार्ट 2, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ लार्ज लिमिटेड LL फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2020, the audit team noticed that management of LL had worked out the net realizable value on the basis of the sale price at the year end। net realizable value क्या होती है? सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, लेस कॉस्ट टू सेल। Since NRV was greater than cost, LL recorded the inventory in the draft financial statements at cost। However, after reporting period, LL is facing difficulty in selling the inventory at current price level and therefore considering the to revise its prices। एक कंपनी ने जो है वो लिखी है इन्वेंट्री, ड्यूरिंग ऑडिट हमें पता चला कॉस्ट पे लिखी है, और एनआरवी और कॉस्ट कंपैरिजन में करते वक्त एनआरवी में उन्होंने सिर्फ सेलिंग प्राइस को लिया है, कॉस्ट टू सेल को कंसीडर नहीं किया, और उसकी बेस पर उन्होंने देखा जी लोअर अमाउंट कॉस्ट बनती है तो कॉस्ट ही लिख दी, जबकि शायद अगर सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल कंसीडर करते तो शायद एनआरवी लोअर प्राइस बनती। क्या कहला है? और हमें पता चला कि इन्वेंट्री जो है वो सेल हो रही है, और किस चीज़ पे सेल हो रही है, बहुत ही कम प्राइस पे सेल हो रही है, और मैनेजमेंट अब डिसाइड कर रही है इन्वेंट्री को रिवाइज करने का। तो पर IAS 10 ये कब पता चला हमें? ड्यूरिंग ऑडिट पता चला, बिफोर ऑडिट पता चला, या आफ्टर ऑडिट पता चला? ड्यूरिंग ऑडिट पता चला है। तो ड्यूरिंग ऑडिट अगर पता चला है तो ये शायद मटीरियल मिसस्टेटमेंट है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद IAS 2, because per IAS 2 inventory should be recorded on lower of cost or NRV, and NRV means selling price less cost to sell। क्या कहला? तो क्या करना चाहिए हमें? एक तो मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन द इन्वेंट्री बैलेंस, दूसरा हमें रीकैलकुलेट भी करना चाहिए NRV को यूजिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट टू सेल। क्यों? देखना हमने कितने की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, किस वैल्यू पे इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो हमें वो रीकैलकुलेट भी करना चाहिए। तीसरा हमें कोई इन्वेंट्री काउंट शीट्स भी इंस्पेक्ट करनी चाहिए देखने के लिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स दैट नीड टू बी रीवैल्यूड। क्या ख्याल है कितने यूनिट्स हमें रीवैल्यू करने हैं? यही बातें आएंगी। और कोई बात? अमेंडमेंट चाहिए, सो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, restate the inventory to NRV as it is lower as compared to cost। ठीक है, तो 2-3 प्रोसीजर बातें आ जाएंगी, और साथ अमेंडमेंट की हमने बात कर दी कि अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो अमेंडमेंट चाहिए हमें। क्यों चाहिए? IAS 2 का रेफरेंस देते हुए कि NRV का मतलब सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल है जी। उससे पीछे ऑटम 19 हम कवर कर चुके हैं, स्प्रिंग 19 नो, स्प्रिंग 19 देखिएगा प्लीज़। स्प्रिंग 19 में टेस्ट किए गए 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 8 और एक 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ स्प्रिंग 19 required evaluate the need for amendment in the financial statement and state the procedure which the auditor would need to perform in the above situation।
इस तरह के क्वेश्चन में अमेंडमेंट आप बता लोगे, रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन भी आप बता लोगे। जो मौत आपको पड़ेगी वो कहाँ पे पड़ेगी? प्रोसीजर्स लिखने में। जो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो बिलीव मी पेपर में जाके शायद पहला एक लिखना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या ज़्यादा आप एक या दो लिख लोगे उसके बाद रुक जाएगा हाथ। इनकी प्रैक्टिस हमें करनी है हर एक जगह पे। कहीं पे भी कोई प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है, प्रोसीजर में हाथ से लिखने हैं, वो लिखेंगे तो पेपर में जाके भी फिर भी बड़ी मुश्किल से 3 या 4 ही लिखे जाएंगे। 2 लिख लोगे, तीसरे पे हाथ रुक जाएगा, सोचना पड़ेगा अब क्या बन सकता है, बनाना पड़ेगा। चौथे पे, तीसरे पे रुक गया था, चौथा तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस इनकी करनी है। अभी लिखे जाएंगे तो पेपर में लिखे जाएंगे, वरना ये पेपर में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक हो गया? सो क्या करना है हमने जी? प्रोसीजर्स लिखने हैं और बताना है अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सो एक्सपर्ट लिमिटेड EL is an unlisted public company engaged in production of various products. In January 2018, an equipment malfunctioned which caused severe injuries to some of the workers. EL had paid compensation to the workers, but a case for violation of safety regulation had also been filed by the regulators. On the basis of legal advice, EL has recorded a provision of rupees 5 million in its financial statements for the year ended 31st December 2018. The board of directors approved the financial statements on 1st March 2019, and on same date your firm expressed an unmodified opinion. EL plans to issue the financial statements on 5th March. On 3rd March 2019, the court imposed a penalty of rupees 15 million on EL. तो ईयर एंड अभी देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। ईयर एंड बताइएगा मुझे ज़रा क्या है? 31 दिसंबर। ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई है कब? 1 मार्च को। इशू होने जा रही है कब? 5 मार्च को। क्या ख्याल है? कंपनी ने यहाँ पे 5 मिलियन की एक प्रीमियम लिखी हुई है, आपने ओपिनियन कंपनी की फेवर में दे दी। 3 मार्च को आपको पता चल रहा है कि कोर्ट ने पेनल्टी 15 मार्च की इम्पोज की है। दिस मीन वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने जा रही हैं उसमें प्रीमियम 5 मिलियन की बजाय कितने से आनी चाहिए? 15 मिलियन से आनी चाहिए। 10 मिलियन से लाइबिलिटीज़ भी अंडर स्टेटेड हैं और 10 मिलियन से एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड, मीन प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है। क्या ख्याल है? तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुई, तो पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है, रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे, क्यों? उसके अंदर एक बैलेंस है 5 मिलियन जो आपने 15 मिलियन करना है। क्या कह रहा? तो क्या करना चाहिए? हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए मैनेजमेंट से टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन अमेंडमेंट रिक्वायर है। हमें कुछ रिव्यू प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने हैं ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें कोर्ट कॉरस्पॉन्डेंस जो है उसे भी इंस्पेक्ट करना है टू वेरीफाई 15 मिलियन पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड। क्या ख्याल है? रिपोर्टिंग इम्पैक्ट तो नहीं इसने आपसे मांगे? नहीं। अब ये 15 मिलियन की अगर पेनल्टी इम्पोज होती है तो इससे शायद देखा जाए तो कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट हो सकती है। क्या ख्याल है? जिससे हमें क्या करना चाहिए? कि कैश एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स एनालाइज करनी चाहिए। बोर्ड मिनट्स को हमें रिव्यू करना चाहिए, हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इट। डेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स हमें इन पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड वो भी रिव्यू करने चाहिए टू सी इफ़ देयर इज़ एनी गोइंग कंसर्न इशू। क्या कह रहा? तो ये प्रोसीजर हम बताएंगे। क्यों? मार्क्स कितने हैं? 9 मार्क्स, इशू एक ही है। ठीक हो गया? तो प्रोसीजर्स बताने हैं और बताना है अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो गोइंग कंसर्न स्टेटेड भी आपने बात करनी है कि इफ़ देयर इज़ एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर IAS 1। एक औखा क्वेश्चन था, इजी नहीं था ये काम।
जिससे पीछे स्प्रिंग 19 का ये एक और क्वेश्चन नंबर 2 था फॉर 5 मार्क्स। स्टेट एनी 5 ऑडिट प्रोसीजर दैट कुड बी परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर आर नॉट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट when events are identified that may cast doubt on the entity's ability to continue as a going concern। इन प्रोसीजर्स लिखने हैं किस चीज़ के, गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर लिखने हैं। तो गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स क्या हैं, हमें एनालाइज करना है कैश एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स टू सी एनी चांस ऑफ रिकवरी इन फ्यूचर। इंस्पेक्ट करने हैं लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स इन पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड टू इंश्योर एनी चांस ऑफ रिकवरी। हमें बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करना है टू इंश्योर हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द गोइंग कंसर्न एंड अकाउंटिंग फॉर इट। सप्लायर कॉरस्पॉन्डेंस को हमें जो है वो क्या करना है, रिव्यू करना है, किस लिए, टू सी एनी कंटिन्यू सपोर्ट फ्रॉम सप्लायर। बैंक कंफर्मेशन लेटर के थ्रू हमें जो है वो कंफर्मेशन करनी है दैट बैंक गोइंग टू सपोर्ट द कंपनी इन केस ऑफ एनी कैश इश्यूज। 4-5 प्रोसीजर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने हैं। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन 2 पार्ट डी है ये इस अटैम्प्ट का नहीं है, किसी और अटैम्प्ट का होगा, क्योंकि एक ही अटैम्प्ट में दोनों क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न नहीं आ सकता, ये किसी और अटैम्प्ट का होगा। जी ऑटम 18 का हमने कवर कर लिया, स्प्रिंग 16 कर लिया, ऑटम 15 नहीं करिएगा, ऑटम 15 में आइएगा। सो ऑटम 15 में 7 नंबर के लिए क्वेश्चन टेस्ट किया गया। ऑटम 15 7 नंबर के लिए डिस्कस हाउ यू वुड डील विद द अबव सिचुएशन। अबव सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ कस्टमाइज्ड मशीनरी लिमिटेड CML, आ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015। ईयर एंडेड 30th June 2015। CML has an asset base of 3.5 billion and profit before tax of 350 million। मीन 3.5 बिलियन के एसेट हैं और 350 मिलियन का प्रॉफिट है। ईयर एंडेड 30th June है। ऑन 10th August 2015 आफ्टर ईयर एंड, आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट प्रायर टू द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है लेकिन अभी तक इशू नहीं हुई। मीन पीरियड 2 की बात कर रही है, ठीक हो गया। प्रायर टू द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड एज अंडर। Number 1, CML had been awarded a contract of 500 million rupees in April 2015। ईयर एंड से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था for supply of specialized machinery parts in August 2015 to a foreign customer। CML was expecting a profit of 20% on that contract. However, the government of the foreign country has placed a certain restriction on import, because of which the customer has cancelled the purchase order under force majeure clause। तो सेम यही शायद पीछे क्वेश्चन उसने जो टेस्ट किया था स्प्रिंग 21 का, ये वही बात नहीं आ गई क्या ख्याल है। वहाँ पे भी कस्टमर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। तो क्या करना है हमने, अबाव इशू को कैसे डील करना है वो हमने देखना है। क्या ख्याल है। दिस मीन ये जो कस्टमर कैंसिल हुआ है इससे रिलेटेड कोई इन्वेंट्री जो है वो शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है और स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री स्पेसिफिक टू दैट कस्टमर है, और अगर कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है तो दैट इन्वेंट्री शुड बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है, क्यों कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, क्यों इन्वेंट्रीज कस्टमर स्टेटमेंट पड़ी होगी बैलेंस शीट में। क्या ख्याल है। सो क्या करना चाहिए हमें, वी नीड टू डिस्कस विद मैनेजमेंट alternative usage or sale of inventory relating to this customer। हमें रिव्यू करनी चाहिए कॉरस्पॉन्डेंस विद दैट कस्टमर। क्या ख्याल है, टू इंश्योर एनी चांस ऑफ सेल इन फ्यूचर। और हमें क्या करना चाहिए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना चाहिए टू वेरीफाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री स्पेसिफिक टू दैट कस्टमर दैट नीड टू बी एडजस्टेड। क्या ख्याल है। और हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए मैनेजमेंट को टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट to restate the inventory on its original form।
ये बातें की जा सकती। हाउ यू वुड डील विद अबव सिचुएशन, रिपोर्टिंग फैक्ट बताने की ज़रूरत है, रिपोर्टिंग फैक्ट बनाने की ज़रूरत है। क्यों, रिपोर्ट हम इशू कर चुके हैं, तो इफ़ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शुड साइन न्यू ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इफ मैनेजमेंट डू नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, auditor should request management not to issue his audit report, i.e. withdraw from his report and consider speaking of matter to shareholder। शायद मार्क्स कम हैं लिखने के लिए, हमारे पास मटीरियल ज़्यादा है यहाँ पे। दूसरा इशू क्या है, द इन्वेंट्री अगेंस्ट द अबव ऑर्डर इज लेइंग इन द वेयर हाउस एंड इंक्वायर्स एन एक्सपेंस ऑफ ₹105 million इन ऑर्डर टू बिकम यूजेबल फॉर अदर कस्टमर, मीन किसी और कस्टमर के लिए यूजेबल बनाने में 105 मिलियन की एक्सपेंस आता है। तो तीसरा इशू भी शायद पढ़ लें क्योंकि एक ही मैटर से शायद बातें चल रही हैं। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट द कैंसिलेशन ऑफ दिस ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इन एनी सिग्निफिकेंट मैनर। तो 105 मिलियन का एक्सपेंस आके वो यूज़ हो सकती है, तो ये तो हमने मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, लाइकलीहुड ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज या सेल ऑफ दिस इन्वेंट्री। तो 105 मिलियन का एक्सपेंस आता है, ये हम वेरीफाई करेंगे। कहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है, कहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है? डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंस of 105 million for inventory to make it usable। क्या ख्याल है कि क्या सोर्स है, कहाँ से पता चला है, ताकि हम उस सोर्स को भी देख लेंगे। इसलिए अब तो शायद 7 नंबर पूरे हो जाएंगे, बीच में अमेंडमेंट की बात करके अमेंड करते हैं तो रिपोर्टिंग फैक्ट क्या होगा, नहीं करते तो फिर रिपोर्टिंग फैक्ट क्या होगा, फिर 7 नंबर जस्टिफाई होते हैं। सो 3-4 प्रोसीजर लिखने इस मैटर से रिलेटेड। अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो पर IAS 8 हमने कहा चाहिए। अमेंड करते हैं तो हमने क्या करना है, अमेंड नहीं करते तो फिर हमने क्या करना है। जिससे पीछे ऑटम 14 कवर कर चुके हम, स्प्रिंग 13 कवर कर चुके, ऑटम 11 में 5 नंबर का एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एक्शन दैट शुड बी कैरिड आउट बाय द ऑडिटर इन द अबव सिचुएशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर्स एंड एक्शन, इन सब कुछ ही बताना है। एक्शन में रिपोर्टिंग इम्पैक्ट भी आ जाता है। फील्ड वर्क फॉर द ऑडिट, एनुअल ऑडिट ऑफ पीच टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड PTML हैज़ बीन completed and the financial statements and the audit report are due to be signed next week। मीन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई, पीरियड 1 की बात हो रही है। During the concluding meeting with the client, the auditor was informed that a fire has destroyed all the raw cloth placed in the warehouse at the mill। मीन कोई मटेरियल पड़ा था, क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो क्लॉथ मटेरियल होगा जो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से। कब? बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। दिस मीन पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है, पर IAS 10 कंडीशन एग्जिस्ट करती है एट बैलेंस शीट डेट। About 60% of the destroyed cloth was purchased after the reporting date, लेकिन 60% जो है वो स्टॉक ईयर एंड के बाद परचेज किया गया था, तो उसकी तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन 40% की कंडीशन एग्जिस्ट करती है जो एडजस्ट होना चाहिए। However, due to certain defect in the insurance policy, the insurance company settled the claim by paying 80% of the amount of loss, और इंश्योरेंस कंपनी को 80% जो है वो लॉस पूरा करेगी। सो देखा जाए तो 40% इन्वेंट्री जो डिस्ट्रॉय हुई है वो पर IAS 10 पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है, दैट इन्वेंट्री नीड टू बी एडजस्टेड, और रिमेनिंग 60% जो है दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर द ईयर एंड। Destroy of those inventory is a post balance sheet not adjusting event and if significant required disclosure in the financial statement। तो अमेंडमेंट तो चाहिए। अब इस जो आउट प्रोसीजर अगर हम देख लें तो क्या करेंगे, हम एक तो फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे एरिया वेयर फायर अकर्ड टू एंश्योर इन्वेंट्री लॉस्ट, इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू वेरीफाई अमाउंट ऑफ लॉस, क्या कहला है,
डिस्कस करेंगे विद मैनेजमेंट द इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉस ऑन कंपनी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न एंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Review board minutes to ensure how management considering the event and accounting for it. Request management to amend the financial statement. क्या कहला? If management amend the financial statements appropriately, audit opinion should be unqualified. But if there is a significant inventory disclosure in financial statements, then in phases of matter paragraph should be included to highlight that disclosure. And if management do not amend the financial statements, audit opinion should be qualified. क्या ख्याल है? जस्टिफाई होते हैं 5 नंबर. इसके पीछे एक क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कवर कर चुके हैं. क्वेश्चन 13 कवर कर चुके हैं और क्वेश्चन 14 एक रह गया. क्वेश्चन 14 देखिएगा प्लीज. 10 नंबर है हमारे पास, 2 रिक्वायरमेंट है. For each of the 2 subsequent events described above, 2 ऊपर इवेंट दिए गए हैं. Based on the information provided, explain whether the financial statements require amendment. मीन आपने बताना है कि amendment financial statements में चाहिए या नहीं चाहिए. And describe audit procedure which should now be performed in order to form a conclusion on any required amendment. तो साथ आपने audit procedure बताने. Total marks will be split equally between each event. So Grains for You company Grains manufacture breakfast cereal and has 3 factories, 4 warehouses and 3 distribution depots spread across North America. The audit for the year ended 31st December 2015 is almost complete and the financial statements and audit report are due to be signed shortly. Period 1 की बात हो रही है. Period 1 की बात हो रही है. Okay. This means adjusting non-adjusting events की बातें होंगी. Profit before tax is 7.9 million materiality के लिए. The following events have occurred subsequent to the year end and no amendments or disclosure have been made in the financial statements. Means financial statements में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ. Event 1 fire. What was the year end? 31st December. On 15 February 2016, after the year end, before signing and issuing audit report, a fire occurred at the largest of the distribution depot. The fire resulted in extensive damage to 40% of company's vehicles used for dispatching goods to customers. तो ये तो एडजस्ट होने ही होने हैं. Vehicles adjusting event उस पॉइंट से बन गया. However, there have been no significant delay to customer deliveries. The company estimates the level of damage to the vehicle to be in excess of $650,000. तो materiality कैलकुलेट की जा सकती है. Only a minimal level of inventory approximately 25,000 तो मिला के कितना बन गया $675,000. दोनों लॉस मिला के अगर देखा जाए तो was damaged. Grains insurance company has started to investigate the fire to assess the likelihood and level of payment. However, there are concerns that fire was started deliberately and if true would invalidate the insurance cover. So पहले तो बात की जाए कि पर IAS 10 post balance sheet adjusting event है requiring amendment in the financial statement regarding asset balance and inventory balance. अब हमें लिखने हैं प्रोसीजर्स भी और अमेंडमेंट भी. तो अमेंडमेंट तो चाहिए, वो हमने बता दिया क्यों, पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है. अब प्रोसीजर की बात करें तो पहले तो हम फिजिकल इंस्पेक्ट कर लेंगे एरिया वेयर फायर हैज़ अकर टू वेरीफाई द लॉस. क्या ख्याल है? फिर हम क्या करेंगे, एसेट रिकॉर्ड एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड को जब इंस्पेक्ट करेंगे टू वेरीफाई अमाउंट ऑफ लॉस दैट नीड टू बी एडजस्टेड. फिर हम क्या करेंगे, कोई कंपनी की मैनेजमेंट के बोर्ड मिनट्स भी देख सकते हैं. क्या ख्याल है? हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इट टू सी इफ रीजनेबल. और क्या किया जा सकता है?
हाँ, कॉरस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस कंपनी, कॉरस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस कंपनी को रिव्यू करेंगे टू इंश्योर एनी लाइकलीहुड ऑफ इंश्योरेंस रिकवर, कि है या नहीं है, कि उनकी डिस्कशन से पता चलेगा, कि वाकई आप खुद लगाइए उनकी बातों से पता चलेगा। और हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? इफ़ दे अमेंड अप्रोप्रिएटली देन ऑडिट ओपिनियन शुड बी अनक्वालिफाइड, इफ़ दे डू नॉट अमेंड ऑडिट ओपिनियन शुड बी क्वालिफाइड। क्यों? पीरियड 1 की बात हो रही है, बातें की जा सकती 3-4 प्रोसीजर, मसला क्या है और इम्पैक्ट। दूसरा इशू क्या है, इन्वेंट्री ऑन 18 फरवरी ईयर एंड के बाद, और अगर 15 फरवरी का आपने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की थी तो 18 फरवरी को भी शायद नहीं हुई होगी। It was discovered that a large batch of Green's new cereal brand Loopy Green Loops held in inventory at the year end was defective, as the cereal contained too much green food coloring. To date, no sale of this new cereal have been made. तो जितना पड़ा है सारा का सारा ही क्या होगा, ज़ाया होगा। क्या कहला, बिक तो नहीं सकेगा। क्यों? उसके अंदर अगर ग्रीन फूड कलरिंग का इशू है तो सारे के अंदर है। सो द कॉस्ट ऑफ द डिफेक्टिव बैच ऑफ इन्वेंट्री इज 915,000 एंड द डिफेक्ट्स कैन नॉट बी करेक्टेड। हाउएवर द स्क्रैप्ड सीरियल कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द अल्टरनेट सीरियल ब्रांड एट ए वैल्यू ऑफ 50,000। सो पर IAS 10 ये भी क्या है, पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द इन्वेंट्री बैलेंस रिड्यूसिंग टू 50,000, जो इसका अल्टरनेटिव यूजेज है। क्या कहला है? और 50,000 और बाकी अमाउंट में अगर आप देखें तो एक डिफरेंस निकलेगा, जो प्रॉफिट के साथ आप मटीरियलिटी चेक करोगे, पूरी अमाउंट नहीं, जितने से स्टेटमेंट हमें नज़र आ रही है कि 50 पे तो लिखी जानी चाहिए, तो डिफरेंस दोनों अमाउंट का वो प्रॉफिट 7.9 मिलियन के साथ कंपेयर करके आप देखोगे मटेरियल है या नहीं, तो मटेरियल भी है। तो प्रोसीजर इसके अगर आप देखो तो क्या लिखोगे आप, एनी इंस्पेक्शन ऑफ एनी कंप्लेन फ्रॉम कस्टमर टू वेरीफाई इन्वेंट्री अफेक्टेड, इन्वेंट्री रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करेंगे टू वेरीफाई द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अफेक्टेड, फिजिकल वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री भी हम करेंगे दैट अवेलेबल इन स्टोर, और डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ मैनेजमेंट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द अबव अमाउंट देन आवर ओपिनियन शुड बी अनक्वालिफाइड। इफ मैनेजमेंट डू नॉट एडजस्ट ऑडिट ओपिनियन शुड बी क्वालिफाइड। क्या ख्याल है? सो यूँ ये चैप्टर हमारा 13 जो है वो हो गया कंप्लीट। पीछे हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर 15 रह गया है जो हमने कवर करना है, और हमारे पास 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जो हमने कवर करने हैं, तो उसके बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा वाइंड अप। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए प्लीज़ ये आपको अटेम्प्ट करने हैं हाथ से। क्यों? इनसे एक तो ऑडिट रिपोर्ट की भी आपकी रिवीजन हो रही है, दूसरा प्रोसीजर लिखने में ये काफ़ी हेल्प देंगे। इस चैप्टर के अगर आपने प्रोसीजर लिख लिए ना हाथ से, तो फिर कोई भी प्रोसीजर किसी भी चीज़ से आपसे पूछ लिए जाएँ तो आप लिख लोगे पेपर में। और प्रोसीजर पेपर के अंदर कोई 10 से 12 नंबर हैं ही हैं, चाहे वो इस क्वेश्चन के साथ आएँ, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में आए, चाहे वो रिस्क के साथ ऑडिट अप्रोच में इन प्रोसीजर पूछे जाएं, 10 से 12 नंबर ये आपको हैं ही हैं, पूछे जाएंगे तो ये लिखने आने चाहिए। इनको लिखे बिना गुजारा नहीं हो सकता, लिखे बिना जाके लिखे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए प्रैक्टिस इनकी चाहिए हमें। होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।